नमस्कार। एग्जाम 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आपके लिए आज एक नई क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे वो सोल्व करेंगे। और आप अगर एसएससी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास सबसे ज्यादा बेनिफिट वाली होने वाली है। ठीक है, ज्यादा हम बात ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना यहां उन्होंने किसे कहा गया है? मतलब 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की तो उन्होंने किसे कहा गया है? तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। तो ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। इसके अलावा इनसे ध्यान रखना कि इनकी एक पुस्तक का नाम है, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? गुलामगिरी। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? गुलामगिरी। ये बहुत ज्यादा फेमस जो है किताब है। इसके अलावा ध्यान रखना इनकी पत्नी ने भी जो है बहुत ज्यादा काम किया है महिलाओं की शिक्षा के लिए। तो उनकी पत्नी का नाम क्या है? सावित्रीबाई फुले है। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि देवप्रयाग जो है वहां पर भागीरथी नदी से कौन सी नदी मिलती है? देखो, कोसी आपकी जो है वो बिहार में बहती है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यमुना नदी से अगर आपको पूछा जाए तो ये नदी आपकी बंदरपुछ उत्तराखंड से निकलती है। और ये जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लंबी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब आते हैं अलकनंदा पर। तो अलकनंदा जो है वो भागीरथी पर जो है मिल जाती है। और जहां पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हैं वहां से आगे जो है आपकी एक नदी शुरू होती है जिसका नाम क्या है? गंगा। तो ध्यान रहे कि अलकनंदा और भागीरथी जो है वो दोनों कहां पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। और प्रयाग से ध्यान रखना, प्रयाग से क्वेश्चन ही आएगा। तो पंच प्रयाग, पांच प्रयाग की भूमि किसको कहा जाएगा? पांच प्रयाग की भूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। और भारत का सबसे बड़ा जो प्रयाग है वो कहां पर है? इलाहाबाद में प्रयागराज। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में अंतरदेशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? देखो, क्वेश्चन अपने आप ही आंसर बता रहा है कि भारत में अंतरदेशीय जलमार्गों के विकास और रखरखाव को कौन रखेगा। तो इसमें देखो, भारतीय इस्पात प्राधिकरण जो भारत में लोहे और इस्पात वाली जो कंपनियां हैं उनका डाटा जो है इकट्ठा करके रखती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो विमान और आपके जो पोर्ट हैं उनका जो रखरखाव है वो कौन करता है? विमानपत्तन प्राधिकरण करता है। भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण आपका क्या करेगा? भारतीय अंतरदेशीय जलमार्गों के विकास का रखरखाव करेगा। तो आप ध्यान रखना कि भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग इसका आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से ध्यान रखना कि भारत का पहला ऐसा विभाग था, भारत का पहला विभाग जो आपका पेपरलेस हुआ। ठीक है पेपरलेस पहला विभाग अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है तो ध्यान रखना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। क्लियर है? समझ आ रहा है ये वाला क्वेश्चन? अब ध्यान रखना कि आपकी पर डे जो है 20 क्वेश्चन की जीएस की क्लास जो है होगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और पर डे आपकी मैथ की क्लास चली रही है। तो आप एग्जाम सिलेक्शन 360 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे जिससे हमें भी थोड़ा सा और जो है मनोबल मिलेगा यार, लोग हमें जो है आप जितने भी स्टूडेंट है वो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? अर्थशास्त्र एक पुस्तक है और अर्थशास्त्र आपको पता है कि किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। कौटिल्य को ही क्या कहा जाता है? कौटिल्य को ही आप जो है क्या कहेंगे? विष्णु गुप्त के नाम से भी क्या है जानते हैं। इसके अलावा आप ये ध्यान रखना कि मौर्य साम्राज्य की जो नींव है, मौर्य साम्राज्य की जो नींव है अगर आपसे पूछी जाए किसके द्वारा रखी गई थी तो मौर्य साम्राज्य की नींव जो है वो कौटिल्य के द्वारा ही अपने शिष्य के द्वारा रखवाई गई थी जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इसके अलावा आप ध्यान रखना विशाख दत्त से भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो विशाख दत्त से ध्यान रखना इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। इनकी एक पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। मेगस्थनीज के बारे में अगर ध्यान हो तो मेगस्थनीज जो है
आपका पूर्वकालीन इतिहास में एक जो है यात्री था जो भारत में आया था। ठीक, इसने भी एक किताब लिखी है, तो आप इसमें जरा कमेंट करके बताओ कि इसकी जो पुस्तक है वो कौन सी पुस्तक है जिसने मौर्य साम्राज्य के बारे में ये बताया है कि मौर्य साम्राज्य एक पहला जो है निम्न जाति का राजा था, मौर्य राजा। तो इसकी पुस्तक का नाम जरा आप कमेंट में बताइए कि इसकी पुस्तक कौन सी है, मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है। अगला एक क्वेश्चन है कि किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है, जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज 20.12 मीटर का होता है। तो ये कहना ये चाह रहा है कि ऐसा कौन सा मैदान है जिसकी आकृति कुछ इस तरह से है और इसके बीच में 22 गज की एक पट्टी होती है। तो आपको देखने से ही आइडिया लग गया होगा कि ये किस चीज का मैदान बन गया। तो इसका आंसर क्या है आपका, क्रिकेट। क्रिकेट के मैदान को जो है ये पूछ रहा था कुछ इस तरीके से, ध्यान रखना। इसके अलावा वॉलीबॉल से क्वेश्चन बन सकता है, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। और ध्यान रखना बास्केटबॉल कहां पर शुरू की गई थी, तो बास्केटबॉल आपकी WG मॉर्गन के द्वारा कनाडा में शुरू की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन ये है कि आपका कौन सा अनुच्छेद ऐसा है कि किसी व्यक्ति के गिरफ्तार होने के जो कारण होते हैं उन कारणों को अवगत कराता है, उनको वो अधिकार देता है। तो आपका जो आर्टिकल 22 है ये आपको ये अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति आपको, कोई भी पुलिस जब आपको गिरफ्तार करती है तो आपको गिरफ्तारी के कारण बताएगी, साथ ही साथ में आपको 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो आप उसके खिलाफ अपने एडवोकेट के द्वारा जो है केस दायर कर सकते हैं। आपके जो गिरफ्तारी के कारण है वो अवगत आपको कराने जरूर पड़ेंगे। ये जो है पावर कौन देता है, आपका आर्टिकल 22 देता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर वार्षिक त्योहार हिंदू माह में कब मनाया जाता है। दरअसल होली के 3 दिन बाद, होली के 2 से 3 दिन बाद जो है ये क्या होता है, चैत्र माह में आपका गणगौर का वार्षिक त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को जो मनाती हैं जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो अपने पतियों की लंबी आयु के लिए जो है इस त्योहार को मनाती है। और जो लड़कियां होती हैं वो लड़कियां अपने अच्छे सुयोग्य वर को प्राप्त करने के लिए इसको मनाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पास हो गया तुम्हारा पेपर तो पता चल जाएगा, तुम्हारे लिए भी कोई जो है व्रत रख सकती है, नहीं तो फिर तुम्हें जो है ये पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो व्रत तो तुम्हारे लिए कोई रखने वाला है नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं यार। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते। देखो ये क्वेश्चन 2020 का है, हम 2024 में पढ़ रहे हैं, दोनों चीजों को समझते हैं। 2020 में जब टोक्यो में ओलंपिक हुए तो उस समय सबसे ज्यादा जो ओलंपिक पदक थे वो किसने जीते थे, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीते थे। अब की बार जब 2024 में पेरिस में जो ओलंपिक हुए हैं उन पेरिस ओलंपिक में भी सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला जो है वो देश कौन सा है, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, दूसरे नंबर पर चीन है। क्लियर है, ऐसे ही आपसे ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है कि आप उस टैक्स को दे देते हैं पर आपको पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल आपने एक 5 रुपए का बिस्किट खरीदा तो उस बिस्किट में आपने टैक्स इंक्लूड करके कहीं ना कहीं जो है वो MRP पे ही दे दिया, तो वो जो MRP के अंदर जो छिपा हुआ टैक्स है वो अप्रत्यक्ष कर होता है। तो अप्रत्यक्ष कर इनमें से कौन सा है, आपका GST कर है। GST कर क्या है, आपका अप्रत्यक्ष कर है। देखो आप जब कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उसका आप प्रत्यक्ष रूप में टैक्स देते हैं। हर राज्य का एक अलग टैक्स सिस्टम होता है संपत्ति के लिए। उपहार कर में एक सिस्टम है कि अगर आप किसी को 1 लाख से अधिक का उपहार देते हैं तो उसमें आपको जो है प्रत्यक्ष रूप से टैक्स देना होता है। तो उपहार कर और संपत्ति कर और जितने भी जो ये फिल्म है इनके लिए जो है आपको जो टैक्स देने पड़ते हैं वो सारे के सारे प्रत्यक्ष होते हैं। GST आपका जो है अप्रत्यक्ष कर है। GST से ध्यान रखना कि आपका जो GST आपका जो दिवस है, GST दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना कि 31 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, GST की ध्यान रखना फुल फॉर्म क्या है, गुड सर्विस टैक्स। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। वैयक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च किए जाने के लिए उपलब्ध होता है।
मतलब कहने का ये है, सवाल ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ आय है और धन है, उसने घर के सारे खर्चे कर दिए, तो उसके पास जो धन बचा उसको क्या कहेंगे? तो बताओ उसको क्या कहेंगे? भाई तुम्हारी नौकरी लगी, तुमने सारे खर्चे निकाल दिए और उसके बाद तुम्हारे पास 10-5 हजार रुपए बचे, तो तुम उसको क्या कहोगे? उसको मोटी मोटी भाषा में क्या कहेंगे आप? बचत कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? बचत। ब्याज नहीं कहेंगे क्योंकि बिक्री कर नहीं कहेंगे, क्योंकि और माल और सेवा कर नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें कहीं से कहीं तक भी किसी भी प्रकार के व्यापार के बारे में नहीं पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर क्या है? बचत है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और उस काम को 7 मजदूर कर रहे हैं, तो इस तरह की जो बेरोजगारी है, इस तरह की बेरोजगारी को क्या कहेंगे? दरअसल ऐसी बेरोजगारी ये देखी जाती है कहां पर? ये देखी जाती है गांव में। मान लो कोई व्यक्ति क्या है? किसान है और उसके घर में 3 आदमियों का उसके खेत में क्या है? काम है। अब उसमें क्या है कि मान लो उसके 2 लड़के और हैं जो पढ़ाई करते हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा कि चलो तुम भी अपने खेत में चलो। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह की जो, अब 3 लोग उनके घर में थे, 2 उन्होंने अपने बच्चों को भी इसमें इंक्लूड कर दिया, तो उन बच्चों की जो बेरोजगारी को कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी। जहां पर हिसाब से ज्यादा जो है व्यक्ति काम करते हैं उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। संघर्ष जनित बेरोजगारी की अगर बात करें, ऐसी बेरोजगारी जैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी में एम्प्लॉयर है, उसके बाद वो उस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है, इस तरह की बेरोजगारी को क्या कहेंगे? संघर्ष जनित बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या है? ये सीजनल बेरोजगारी होती है कि अगर एक सीजन में आपको जो है रोजगार मिल जाएगा, उसके बाद अगले सीजन कुछ महीने आपको रोजगार नहीं मिलेगा। इस तरह की जो बेरोजगारी होती है उसको क्या कहेंगे? उसको चक्रीय बेरोजगारी कहेंगे। अगले क्वेश्चन पे कहते हैं, आते हैं कि चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर के विविध रूप हैं। देखो बहुत आसान है, कक्षा 3 का क्वेश्चन है ये, कि चूना पत्थर जो है वो क्या होता है? तो आपको पता है कि चूना पत्थर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। खड़िया क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। संगमरमर क्या होता है? कि कैल्शियम कार्बोनेट जब लंबे समय तक जो है किसी विशेष ताप और दाब पर जमा रहता है तो वो किस कंडीशन में पहुंच जाता है? संगमरमर में पहुंच जाता है। और अगर इसी बात को पूछा जाए कि सबसे अच्छा जो संगमरमर है, सबसे अच्छा संगमरमर कहां पर मिलता है, तो ध्यान रखना ये आपका राजस्थान, और राजस्थान में भी एक स्थान है जिसका नाम क्या है? मकराना। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो आपको संगमरमर मिलेगा वो कहां पर? राजस्थान के मकराना में मिलेगा, क्योंकि ताजमहल में भी जो आपका पत्थर लगा हुआ है वो राजस्थान के मकराना का ही लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो सीवी चंद्रशेखर को उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दरअसल सीवी चंद्रशेखर एक कोरियोग्राफर है, दक्षिण भारत में ये कोरियोग्राफर बहुत फेमस थे। तो इनको जो है भरतनाट्यम के लिए क्या किया गया? भरतनाट्यम के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। भारत में 4 एक फेमस पुरस्कार है जिसमें सबसे नंबर 1 पर आता है भारत रत्न। ये नागरिकता का सबसे बड़ा सम्मान है, भारत रत्न। इसके अलावा 3 प्रकार के जो और पुरस्कार हैं उनको कहा जाता है पद्म पुरस्कार। क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार में कौन कौन से पुरस्कार हैं? नंबर 1 पर आता है आपका पद्म भूषण, ठीक है, एक आता है आपका पद्म भूषण, एक आता है आपका पद्म विभूषण, और एक आता है आपका पद्म श्री। एक आता है आपका क्या? एक आता है आपका पद्म श्री। तो ये आपके जो है नागरिकता संबंधी पुरस्कार है। ध्यान रखना, भारत में इस साल 2024 में 5 लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया है। इसके अलावा पद्म पुरस्कारों में पद्मश्री जो पुरस्कार हैं वो लगभग 110 लोगों को दिए गए हैं, पद्म भूषण 5 को और पद्मश्री 17 लोगों को, पद्म विभूषण 17 लोगों को दिया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन क्या है? 14वां क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि लाल अगर क्षार है और वो हमने लिटमस पेपर पर गिर दिया तो वो उस लिटमस पेपर का रंग कैसा कर देगा? अब आपको ध्यान रखना है कि जो पावर हाइड्रोजन होती है, पीएच वैल्यू जो होती है, उस पीएच वैल्यू को देखना है तो 0 से 7 और 14 तक होती है। तो 0 से 7 तक जो होता है वो तो होता है आपका एसिड, 7 से 14 तक जो होता है वो आपका होता है बेस।
अगर किसी बेस को हम लिटमस पेपर पर गिरते हैं तो उसका लाल रंग से रंग बदलकर कैसा कर देता है, नीला कर देता है। और 7 जिसका पीएच मान होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है कि वो जिसके साथ उसको मिलाओगे उसी के जैसा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पानी, पानी का पीएच मान कितना होता है, 7। शराब के साथ मिलाओगे तो शराब जैसा हो जाएगा, पानी के साथ मिलाओगे पानी जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका पीएच वैल्यू जो है इसकी क्या है, 7 पे न्यूट्रल होती है। क्लियर। अगला एक और क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है। देखो किसी ना किसी चीज से जब लाभ होता है तो हानि भी जरूर होती है। हानि क्या है, देखो अगर हमने कोई उद्योग लगाया तो सीधी सी बात है उससे राजस्व तो मिलेगा, राजस्व मिलेगा तो राजस्व मिलना हानि नहीं है। अगर सतत विकास की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारे जो 17 गोल है उन 17 गोल को हम तो अचीव करेंगे, तो ये भी हानि नहीं है। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि आर्थिक विकास होगा, जब हम कहीं कोई कंपनी लगाएंगे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, लाभ होगा, ये तो हानि थोड़ा ही होगी। तो इसमें हानि क्या होती है कि जब हम कहीं पर कोई कंपनी लगाते हैं, कोई औद्योगिक विकास करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर प्रदूषण बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, प्रदूषण बढ़ जाता है। तो आंसर क्या होने वाला है इसका, आंसर होने वाला है इसका प्रदूषण। इसके अलावा निम्नलिखित राजनेताओं में कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 2022 में भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति कौन है इस समय, द्रौपदी मुर्मू। तो 2022 में जुलाई में जो है कौन बनी थी भारत की राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू से ध्यान रखना कि भारत में अभी तक 2 महिलाएं राष्ट्रपति बनी है। एक राजस्थान की है जिनका नाम क्या है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और एक आपकी जो है कौन है, एक आपकी द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। तो ध्यान रखना भारत में अभी तक कितनी, 2 महिलाएं राष्ट्रपति बनी है, एक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और एक आपकी द्रौपदी मुर्मू है। क्लियर। इसके अलावा आपसे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क का एकमात्र कड़ी है, संपर्क की एकमात्र कड़ी है। मतलब कहना यह चाह रहा है क्वेश्चन कि कैबिनेट और राज्यपाल जब आपस में बात करेंगे तो उनके बीच की जो कड़ी है वो कौन होगा। अब देखो कैबिनेट सीधा बात तो राज्यपाल से करता नहीं है, तो फिर उससे जो है बात कौन करेगा, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री तक कैबिनेट अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाता है, मुख्यमंत्री राज्यपाल तक अपनी बात पहुंचाता है। राज्यपाल जब कोई निर्णय लेता है तो अपने निर्णय को मुख्यमंत्री तक, मुख्यमंत्री वहां के कैबिनेट तक ये बात पहुंचाता है। तो आप ध्यान रखना कैबिनेट और राज्यपाल के बीच जो सेतु का काम करेगा वो कौन करता है, किसी भी राज्य का सीएम, मुख्यमंत्री वो क्या करता है, उन दोनों के बीच एक सेतु का काम करता है। राज्य का सेतु किसको कहा जाता है, मुख्यमंत्री को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला। तो 2022 की बात कर रहे हैं हम, 30 अप्रैल की, तो उस समय के हिसाब से इसका आंसर जो है वो क्या है, मनोज मुकुंद नरवणे है। पर अगर वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान के हिसाब से इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। कौन हो जाएगा, उपेंद्र द्विवेदी हो जाएगा। कि इस समय भारत के जो चीफ ऑफ आर्मी है वो कौन है, आपके उपेंद्र द्विवेदी हैं। इसके अलावा एक आपसे पूछा जाए कि सीडीएस, चलो ये और बताओ कि सीडीएस कौन है, वर्तमान के सीडीएस कौन है। चलो मैं तुम्हें हिंट भी दे रहा हूं, नाम के पीछे जो है क्या लगा हुआ है, चौहान लगा हुआ है। देखते हैं कितने बच्चे जो है अपना इनका नाम पूरा करके जो है कमेंट में लिखते हैं कि वर्तमान में भारत के जो सीडीएस हैं वो कौन है। और भारत के पहले सीडीएस आपको पता ही होगा जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तमिलनाडु में मृत्यु हो गई थी, विपिन रावत थे। कौन थे, विपिन रावत। तो पहले सीडीएस अगर आपसे पूछा जाए कौन थे, तो पहले सीडीएस आपके विपिन रावत थे। कौन थे भैया, विपिन रावत। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है तो शेयर करते रहना, लाइक करते रहना। ठीक है, एग्जाम सिलेक्शन 360 आपको याद हो जाना चाहिए कि इस पर जो है आपको कंटेंट कितनी A1 क्वालिटी का मिलता है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन थे। तो 2022 में जो ये दोनों मंत्रालय थे ये किसके पास थे, अनुराग सिंह ठाकुर के पास थे। अब इसी बात को अगर हम 2024 में देखें तो 2024 में ये मंत्रालय किसके पास है। अगर खेल मंत्रालय की अगर बात करें तो खेल मंत्रालय इस समय आपका जो है वो किरण रिजिजू के पास है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ये किसके पास है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आपका अश्वनी वैष्णव के पास है। किसके पास है? अश्वनी वैष्णव के पास है। अश्वनी वैष्णव के पास इस समय दो मंत्रालय हैं, रेलवे मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो ये 2024 के हिसाब से ये आंसर है और 2022 के हिसाब से इसका आंसर ये है। अगले क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि अलर मेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो ध्यान रखना कि भरतनाट्यम से ये दूसरा क्वेश्चन आया है इसमें। तो ये आप ध्यान रखना कि अरल मेलवल्ली जो है भरतनाट्यम के क्या है? शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं। नृत्य का जो सबसे पहले वर्णन किया गया है वो आपसे तीन तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर भारत का संगीत का बाइबल किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखना किसको कहा जाएगा? नाट्य शास्त्र को कहा जाएगा। नाट्य शास्त्र की रचना किसने करी है? तो आप ध्यान रखना कि भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र की रचना हुई है। उत्तर भारत के संगीत का बाइबल जो है किसको कहा जाएगा? ये आपका कहा जाएगा नाट्य शास्त्र को। और शास्त्रों के अनुसार आप ध्यान रखना, शास्त्र के अनुसार जो नृत्यों की संख्या है वो कितनी है? तो शास्त्र के अनुसार नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है और इसमें जो है भरतनाट्यम शामिल है। तो आज के जितने हमने 20 क्वेश्चन पढ़े हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में हम जो है इससे भी अच्छे तरीके से और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एग्जाम सिलेक्शन 360 को आप सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।